मेरा पति मुंबई में रहता था। यहाँ मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। एक दिन डॉक्टर के पास चेक करवाने गई तो और मुझे चेक करने के बाद एक बड़ा राज बताने के लिए डॉक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया। मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और अचानक से भागता हुआ मेरे पास आया और मैं काफ़ी देर से कॉरिडोर के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द काफ़ी दिन से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे पति महेश मुंबई में जॉब करते थे और यहाँ सब काम मुझे अकेले ही देखने पड़ते थे और पेट में काफ़ी दर्द होने के बावजूद भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था। इसी बात से मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिल बहलाए, मगर मेरा तो ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूसरे शहर में। पति ने बड़ी शौक से घर बनवाया था कि यहाँ शांत माहौल में रहूँगा, मगर खुद तो मुंबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर पुनीत का केबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरे डॉक्टर सुरभि के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर सुरभि को सिर्फ डॉक्टर पुनीत की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। मैं आराम से चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में बिजी थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहां लेडीज़ के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं अंदर आ जाऊं। उन्होंने विनम्र आवाज़ में पर्दे के पीछे से सवाल किया, आ जाए। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया था। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवाल भी करते गए। लेकिन मैंने देखा कि अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ करते जा रहे थे। उनके चेहरे पर जो चिंता के भाव थे, मैं तो काफ़ी घबरा गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? तो वो काफ़ी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाए, बस यहाँ नज़दीक ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर सुरभि के कहने पे आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूँगा। फिलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर मुड़ गया। मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? तो वो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ और वो आपके लिए मेडिसिन दे देंगी। अभी आप जाएं। मैं नाराज़ होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर सुरभि के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और वो केस करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था कि अचानक उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज़ मुझे कोई दवाई दे दे। तो उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन पे बात किया और फिलहाल के लिए कुछ मेडिसिन दे दी और मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां खा ली ताकि कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। एक क्या ज़िंदगी थी मेरी, अकेली जियो अकेली मरो, हर दर्द तकलीफ परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा है, बस पैसा कमाने में लगा है और मैं यहाँ सब कुछ अकेले ही झेल रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। कुछ देर बाद महेश की कॉल आई तो मैंने सारा गम और गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने फ़ोन काट दिया था और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने भी अपना असर दिखाया था, जिससे दर्द कम होते होते ख़त्म हुआ था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर पुनीत के क्लिनिक। इन्हीं सब सोच में मुझे नींद आ गई थी। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट भी दी थी, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ते का पूछा तो वह जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बनाकर लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोज़मर्रा के कामों में शाम हो गई।
और मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम रूही है और मैं एक खुशहाल घराने में पैदा हुई थी। पापा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई पापा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से रानी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी। रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई थी। मगर बड़े होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। मैं पापा और मम्मी को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वो मुझे देखकर ही चुप हो जाया करते थे। मैं चाह कर भी उनसे राज मालूम नहीं कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया कि पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती हैं और फिर उनके साथ कहीं चली जाती हैं। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन मैंने जब पूछा तो मम्मी हड़बड़ा गई और कहा, रूही बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वो आपको बता नहीं सकती। उनकी इस बात पे मैं अजीब नज़रों से उनको देखने लगी। मम्मी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बता नहीं सकती? मैंने हैरानी से कहा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, रूही तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने मुंह मोड़कर कठिनता से कहा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये क्या बात हुई? भला अपने घर में कौन बोर होता है, और अब तो मैं भी घर पर होती हूँ। मुझे बड़ी हैरत होने लगी थी। भला ऐसी भी क्या बात थी वो इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने दोस्तों के पास चली जाती थी। मेरी बात पे वो बस सर झटक कर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, जबकि पापा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे रहा करते थे, और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मी मुझे पापा से लाड करते हुए देखकर बहुत उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि वो मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मगर ये कैसे मुमकिन था। मैंने अपनी पैदाइश की फ़ोटो देखी थी, उसमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी, और उनके हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी वो ड्रिप देखकर, और पूछा करती थी, मम्मी आपके हाथ पे क्या हुआ है? तब वो हंस देती और कहती, जब आप पैदा हुई तो डॉक्टर ने मुझे ये ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। ये बातें याद आती तो मेरा इस शक दूर हो जाया करता था, मगर घर में जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग सा था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा, और दूसरे दिन मैं उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी, और मैंने कैब भी मंगाई थी जिसे मैंने घर से कुछ दूर रुकने का कहा था, और जब मम्मी चली जाती तो मैं उनका पीछा करती। उसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मी के घर से निकलते ही मैं बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मी की कार का पीछा करने को कहा। यूँ हम काफ़ी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो वो एक होटल में गई और वहाँ से ढेरों बॉक्सेस अपने कार की डिग्गी में रखवाई जिनमें खाने का सामान था, और फिर एक गिफ्ट शॉप पे गई जहाँ से उन्होंने बच्चों के लिए बलून्स और गिफ्ट वगैरह खरीदी और वो खुद कार में रखवाई। उसके बाद वो एक अनाथ आश्रम में गई और वहाँ काफ़ी देर तक अंदर रही। मैं देख रही थी कि ड्राइवर ने एक बंदे के साथ खाने पीने का सामान निकलवाया था और अंदर ले गया, मगर कुछ फूल और बलून्स वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर गई थी। बाकी का सारा सामान ड्राइवर ने निकलवाया था और तकरीबन 1 घंटे बाद निकली थी। जाते वक्त वो जितनी खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और मुझे लगा कि वो घर की तरफ जाएंगी।
तभी मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने का कहा और मेरी जल्दी जल्दी मचाने पे वो काफ़ी जल्दी ही मुझे घर ले आया। मैंने उसको किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भागी। मैंने नौकरानी को भी कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी और ना ही किसी ने मुझे जाते हुए देखा था। बस वापस आते देखा था चौकीदार ने और कुछ सवाल नहीं किया था और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि वो नौकरानियों से पूछताछ करती। लेकिन मेरी उम्मीद के परे मम्मी 3 घंटे बाद वापस आई। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहाँ से वापस आ गई। मैंने मम्मी की तरफ गौर से देखा, वो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगाया था। वो मेरी इस अचानक से हरकत पर हंसने लगी। पगली क्या कर रही हो? मैंने प्यार से कहा। अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत पछतावा होने लगी कि मैंने अपनी मम्मी को गलत समझा। वो तो नेक काम करने के लिए जाया करती थी और शायद इसीलिए मुझे नहीं बताती थी क्योंकि नेकी बर्बाद ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने उनका खोज खबर लेना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन फिर मैंने एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। वो बातों की नहीं थी, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थी। मुझे जानने की इच्छा हुई तो मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर ये मेरे माँ बाप का मामला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने नहीं देती थी? मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा था और पापा बिल्कुल ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे और बड़ी गुस्से से कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है सुनीता, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। मम्मी रोने लग गई थी। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं इस घर पर? वो चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बिना सोचे समझे अंदर चली गई। मुझे देखकर उन दोनों का होश उड़ गया था। मम्मी ने जल्दी से मुंह घुमाकर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। रूही बेटा, आप यहाँ इस वक्त? पापा काफ़ी बौखला गए थे और मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे सोफे पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा था पापा? आप लोग क्यों इस तरह से लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती थी। पापा ने कहा, कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मानी नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर तो मुझे गुस्सा आ ही जाएगा। वो मुझे बहलाने लगे। मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा और कहा कि पापा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? तो वो नज़रें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं रोज़ ही आप लोगों को लड़ते झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया है मम्मी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाए जा रही है। प्लीज़ आप मुझे सब बता दें। मैंने पापा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने कहा, पापा मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे आप लोगों को यूं उदास देखा नहीं जाता। प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं अचानक फूटकर रो पड़ी और पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों पर गिर रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते पापा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मी भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहाँ बैठा देखकर चौंक गई। रूही, तुम अब तक यहीं पर हो बेटा? चलो अपने रूम में जाओ, पापा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ थामकर उठाने की कोशिश की, मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। रहने दो सुनीता, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। पापा ने मायूस होकर मम्मी से कहा तो मम्मी फिर से रोने लग गई और मैं बस हक्का बक्का उन दोनों को देखते जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल बढ़ने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, पापा जल्दी से मुझे बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
फिर पापा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं सपनों में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो भी सकता है। पापा ने बताया मम्मी और पापा ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 2 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम सुमित रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो पापा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। पापा के तो पैर जमीन पर टिकते ही नहीं थे। पापा और मम्मी अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक दिन सुमित की तबीयत अचानक से खराब हो गई और जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नसों पर गहरा असर हुआ है। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, हिलने डुलने में भी नाकाम था। पापा ने उसके काफ़ी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ था, बल्कि ये तो पैदाइशी ऐसा है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। पापा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी रिलेशन मैरिज है। जैसे ही आपने बताया कि आप दोनों के माँ बाप भी रिलेशन मैरिज थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। रिलेशन मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफ़र होती रहे तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाया करती हैं, जैसे कि किसी को औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमाग खलल या फिर कोई अजीब सी बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती, उनको कोई होश नहीं था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कुछ होश नहीं होता था। सुमित जब 6 साल का हुआ तो अचानक मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, तो मालूम हुआ कि वो फिर से पेट से हैं। पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मी की जान को खतरा था और मैं यूं ही इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो संदेह थे वो सब अपने आप खत्म हो चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई थी। मगर मम्मी अब भी सुमित के लिए बेचैन रहा करती थी, और उनका हल पापा ने ये निकाला कि उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। पापा ने उनको ढेरों रकम दी थी और भाई के लिए एक अलग से कमरा भी दिलवाया था और ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की थी। अपनी खास नौकरानी भी उसकी देखभाल के लिए रखी थी, मगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब पापा ने ज़बरदस्ती सुमित को वहाँ भिजवाया था ताकि मुझ पर कोई गलत असर ना पड़े। और अब इतने सालों बाद मम्मी रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर भाई से मिलने जाया करती थी, जहाँ वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए उसको देखकर खुश हो जाया करता था। मम्मी देर तक उसके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर पापा अब भी उनको घर वापस लाने पे राजी नहीं थे कि कहीं मेरे दिमाग पर असर ना पड़े। वो मुझे ये बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो रात जान लिया था कि आखिर मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती हैं। और पापा इतने कठोर कैसे हो सकते थे कि अपने बेटे को खुद से दूर रखते हैं, और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे, क्योंकि उनसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती थी। अब वो जवान हो गया था, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी और मम्मी रोज़ उसकी शेविंग करवाया करती थी। उस मासूम को तो कुछ पता ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हो गई थी मैं वो जानती थी। मैंने पापा से जिद की कि हम कल ही भाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए वो क्यों किसी आश्रम में रहें। मैं सोच सोच कर रोए जा रही थी और मेरी जिद से मजबूर होकर दूसरे ही दिन पापा भाई को घर ले आए। वो बहुत खूबसूरत थे और मुझे उन पर टूटकर प्यार आया था। मैंने देखा मम्मी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों के बाद वो अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लाई थी। अब हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। भाई में भी काफ़ी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा वो पागल नहीं थे, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वो खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे और वो बातें भी किया करते थे।
कभी कभी तो ऐसी बातें करते कि सयाने भी शर्मा जाए। अब पापा भी खुश थे। मेरी सुमित से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उनके लिए रोज़ चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते थे। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरे लिए रिश्ता आया और पापा ने मेरी शादी महज से करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी और वो हर 2 महीने बाद मुंबई से आया करते थे। अब की बार भी उनको गए हुए 2 माह हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर पुनीत ने बताया था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद शारीरिक तौर पर ठीक नहीं। मेरे शादी के 2 साल बाद मुझे एक खुशखबरी सुनने को मिली थी और साथ में ये भयानक बात भी। हे भगवान, ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं 2 माह से प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर पुनीत ने कहा, हौसला रखिए मैडम, होता है कभी कभी ऐसा। और आपका पहला बेबी है तो आपको ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन आप परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास। वो मुझे तसल्ली देने लगे और कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये बच्चा गिरा दें। डॉक्टर ने एक कहा तो मैं अचानक से उछल पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने उनको बहुत सुनाई और वहाँ से निकल लाई, जबकि वो कहते रहे कि मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचकर बहुत रोई थी। मैं महज को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा कि किसी को बताए बगैर ये बच्चा गिरा दो, वरना बहुत पछताओगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे शौक लगा। मम्मी, क्या आप मुझे मार सकती हैं? मैंने पूछा तो वो परेशान होकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? तब वो अचानक खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ थी और कैसे अपनी औलाद को मार सकती थी। भगवान पर भरोसा किया और सब उन्हीं पर छोड़ दिया। मैं अब हमेशा भगवान को याद करती थी। मैंने महेश को भी सब कुछ बता दिया था, वो भी चुप हो गए थे। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया करती थी। बस मुझे अपने भगवान पे भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे, लेकिन जब 9 माह बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरा यकीन जीत गया था, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर खुश होकर बताया, ये तो चमत्कार ही हो गया है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने भगवान का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं होने दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।